नमस्कार दोस्तों, डिस्कशन करेंगे हम करंट अफेयर नेक्स्ट आईएएस का द क्रक्स मैगजीन से। इसमें जो है अप्रैल 2026 का ये इशू है, मई में रिलीज हुआ है और इसके अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर जो है कवर किए गए हैं। और इस टॉपिक में अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा जियोग्राफी से रिलेटेड, जो कि अप्रैल मंथ में जो है घटनाएं घटी हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा हमारा जियोग्राफी का टॉपिक। तो जियोग्राफी के अंतर्गत जो है हमारा पहला टॉपिक है बाबल मंडाब स्ट्रेट से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि अभी जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, उसके चलते जो है ईरान के द्वारा जो बैकअप कम्युनिटी है हाउदी यमन ने यहाँ पर जो है वेरियस जो है डिसरप्शन क्रिएट किया है। और इसके चलते मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट जो है अभी पर्शियन गल्फ तक सीमित था, वो जो है अभी रेड सी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसको हम डिस्कशन करेंगे बाबल मंडाब, जो कि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन इसका देखा जाए तो ये जो है बाबल मंडाब जो है ये आपका मैप के अंदर के दिखा दे रहा है। एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और ये रेड सी जो है इसका एक तरीके से जो है सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो ये बाबल मंडाब है। और ये रेड सी को जो है गल्फ ऑफ एडन से जो कनेक्ट करता है बाबल मंडाब। बाबल मंडाब को जो है एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है गेटवे ऑफ द टीयर, जो कि साउथर्न टिप ऑफ द रेड सी में स्थित है। यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में जो है स्थित है, और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को ये कनेक्ट करता है विस्तृत, और बाद में ये और इंडियन ओशन में जो है स्प्रेड हो जाता है। वर्ल्ड का एक तरीके का जो है इंपॉर्टेंट जो है ट्रेड रूट होता है, इसमें एक मेरीटाइम चेक पॉइंट के रूप में जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके से अगर ये चोक हो जाता है, बंद हो जाता है किसी कारण से, तो जो है वर्ल्ड के जो ट्रेड है वो ज़्यादा हैम्पर हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अगर इसका देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाबल मंडाब स्ट्रेट जो है वो वर्ल्ड की 10 से 12% जो ग्लोबल ऑयल और नेचुरल गैस का शिपमेंट है वो यहाँ से होकर के पास होता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये जो कनेक्ट करता है स्वेज कैनल को, जो कि फिर बाद में जो है मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होते हुए जो है फिर इंडियन ओशन में जाकर के मिल जाता है। और इट इज़ आल्सो लिंक टू सुमेड पाइपलाइन जिसको बोलते हैं, मेकिंग इट वाइटल कॉरिडोर फॉर ग्लोबल एनर्जी एंड ट्रेड फ्लो। तो ऑयल गैस और ट्रेड फ्लो के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है 30 मिलियन टन ऑफ नेचुरल गैस जो है यहाँ से पास होता है, जो कि 11 मंथ ऑफ द 2023 ये पास हुआ है। इट इज़ आल्सो कैरिड लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर टैरिफ एंड अराउंड 12% ऑफ टोटल सी बॉर्न ट्रेड ऑयल जो है यहाँ से पास हुआ है। तो मतलब जो है ट्रेड से संबंधित जो है इसका इंपॉर्टेंस है, ऑयल और क्रूड ऑयल से लेकर के जो है नेचुरल गैसेस वगैरह का जो यहाँ पर जो कार्गोस वगैरह जो पास होता है, इसके चलते जो है स्ट्रेटेजिकली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अंडमान सी से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है हमारा कि एक जो है बोट आ रहा था रोहिंग्या रिफ्यूजी और बांग्लादेशियों को लेकर के, वो जो है मतलब बांग्लादेश से होकर के मलेशिया जाने वाला जो है वो कैप्साइज हो गया है, मतलब वो पलट गया कहाँ पे, अंडमान सी में। रोहिंग्या क्या है, एक रिफ्यूजी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि म्यांमार से जो है मतलब वहाँ पे जो सिविल वार वगैरह हुआ था, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा जो है इनको वहाँ से भगाया गया था। और ये इनकी ओरिजिन ये मानी जाती है कि ये बांग्लादेशी हैं। और रोहिंग्या जो है म्यांमार में कहाँ पे मिलते हैं, राखीन प्रोविंस है, वहाँ पर जो है ये वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ करके थे वहाँ पे वे रहते थे। तो उनसे उनका जो माइग्रेशन हो रहा था, वो जो बोट आकर के जो है अंडमान सी में कैप्साइज हो गया। अंडमान सी के बारे में अगर देखा जाए तो अंडमान सी जो है एक मार्जिनल सी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडियन ओशियन के नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित है। इसके जो बॉर्डर अगर देखा जाए तो म्यांमार जो है नॉर्थ और ईस्ट एरिया में स्थित है। थाईलैंड और मलेशिया जो है ईस्ट में है। इंडोनेशिया जो है अंडमान सी के साउथ में आता है, और इंडिया का जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो इसके वेस्ट में आता है। अंडमान सी जो है एक तरीके से कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मतलब जो अंडमान सी है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जो है साउथ चाइना सी से कनेक्ट होता है, और एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल शिपिंग रूट को जो है ये सर्व करता है, स्पेशली बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। और साथ साथ जो है ये रीजनल मेरीटाइम ट्रेड को भी जो है सपोर्ट करता है, जैसे कि पोर्ट्स और जो मतलब पोर्ट वगैरह के थ्रू जो कनेक्टिविटी होता है उसके थ्रू जो है ट्रेड को ये प्रमोट करता है, जहाँ की म्यांमार और सराउंडिंग कंट्रीज़ में इंडिया के द्वारा जो है ट्रेड भी होता है। इवन अप टू जो है मिडिल ईस्ट वगैरह से भी जो है अगर चाइना की तरफ जो है साउथ चाइना की तरफ जाने वाला अगर कोई ट्रेड है तो मलाक्का स्टेट होते हुए अंडमान सी के माध्यम से ही जाता है। तो इसलिए अंडमान सी का भी इंपॉर्टेंस अलग से हो जाता है। नेक्स्ट है सीजामली बॉक्साइड माइन। सीजामली बॉक्साइड माइन जो है उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कंटेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे बॉक्साइड की माइनिंग हो रही थी तो वहाँ पर जो है ट्राइबल विलेजर्स जो हैं और पुलिस के बीच में जो है एक झड़प हुआ, और जिसके चलते कैजुअलिटी हुआ, वायलेंट क्लेसेस वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। इसके चलते ये न्यूज़ में आया। सीजमली जो माइंस एरिया है वहाँ पर हाई ग्रेड बॉक्साइट का रिजर्व पाया गया है 1500 हेक्टेयर के एरिया में, जो कि रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ईस्टर्न घाट के हिल के रेंज के एरिया में। और यहाँ पे ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 311 मिलियन टन ऑफ द बॉक्साइट और यहाँ पे स्थित है, जिसको जो है वेदांता लिमिटेड जो वेदांता कंपनी है उसको जो है ऑक्शन के थ्रू जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है 2023 में हैंडओवर किया गया। और इस प्रोजेक्ट को
जो है अभी कंडीशनल मतलब कंडीशन लगा करके जो है स्टेज 1 जो है के लिए जो माइनिंग के लिए जो है क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का मेन जो है रॉ मटेरियल होता है, बेसिक ओर है। बॉक्साइट को रिफाइन करके जो है एल्युमिना में कन्वर्ट किया जाता है, Al2O3 इसका फार्मूला होता है। फिर एल्युमिनिया को रिफाइन करके जो है एल्युमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है। तो बॉक्साइट ही जो है हमारे एल्युमिनियम को पाने के लिए जो है सबसे मेन जो है रॉ मटेरियल, सबसे मेन ओर है। तो इसको जो है रिफाइन करके एल्युमिनियम में कन्वर्ट करके फिर एल्युमिनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। उड़ीसा जो है बॉक्साइट माइनिंग के रिजर्व में जो है डोमिनेट करता है। यहाँ पर जो है एस्टिमेट ऐसा है कि अकाउंटिंग फॉर द 41% ऑफ द नेशनल बॉक्साइट रिसोर्सेज, मतलब जितना भी रिजर्व है बॉक्साइट का उसका 41% जो रिजर्व हमको उड़ीसा में स्थित है। और साथ साथ जो है उड़ीसा 73% जो है टोटल बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो है वो उड़ीसा से मिलता है। ये 2021-22 का जो है एस्टिमेट है कि ये बॉक्साइट साइट जो है उड़ीसा में स्थित है। उसमें जो है पंचपतमली है जो कि नाल्को, ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बॉक्साइट एल्युमिनियम का माइंस है। साथ साथ जो है गंधमर्दन जो कि बर्गर और बलांगीर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में आता है। और तीसरा है नियामगिरी जो है ये भी जो है जो केबीके एरिया में ही पाया जाता है। और यहीं पर जो है 12 ग्राम सभा के द्वारा जो वेदांता को माइंस मिला था उसको जो है कैंसिल कर दिया गया था। और इसके बाद ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 वाला पास हुआ था। और उसी के आधार पर ये कानून बना था कि अगर किसी माइंस के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट वगैरह, तो अगर किसी के लैंड को एक्वायर करना है तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, उस रूल्स 2013 में जो है इस घटना के बाद ही जो है उसको मतलब जो है अपने नए रूप में हमको दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडोनेशिया से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि 7.4 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक जो है स्ट्रक किया है नॉर्थर्न मोलुका सी जो है वो इंडोनेशिया के टर्नेट आइलैंड के पास स्थित है। वहाँ पर 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। इंडोनेशिया का अगर जियोग्राफी देखा जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आरपी लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया में है। और ये जो है लोकेट करता है इंडियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में ऑफ द मेन लैंड जो है साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। मेजर आइलैंड इसके जो है सुमात्रा है, जावा है, कालीमंतन जिसको बोर्नियो भी बोलते हैं, और सुलावेसी और पापुआ है। इसका जो कैपिटल है जकार्ता वो जावा में स्थित है। ये जो शेयर करता है बाउंड्री ईस्ट तिमूर के साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ और मलेशिया के साथ। कैपिटल इसका जकार्ता है, जावा आइलैंड में स्थित है। और नया कैपिटल जो है वो डेवलप किया जा रहा है नुसांतारा कालीमंतन में। और ये जो है इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है मुस्लिम पॉपुलेशन वाला जो है कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। टेक्टोनिक सेटिंग देखा जाए, टेक्टोनिक का मतलब जो होता है जैसे वर्ल्ड जो हमारा एस्ट्रोस्फीयर है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो है वाला जो थोड़ा सा लिक्विफाइड जो है प्लास्टिक मटेरियल जिसको बोलते हैं एस्ट्रोस्फीयर बोलते हैं। ये जो एस्ट्रोस्फीयर होता है ये जो है एक सिंगल मतलब बॉडी नहीं होती, ये अलग अलग जो है प्लेटों में डिवाइडेड है। तो ये जो इंडिविजुअल जो प्लेट्स होते हैं उसको जो है हम मतलब प्लेट बोलते हैं। टेक्टोनिक शिफ्टिंग होती रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स इसको हम बोलते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में शिफ्ट होते हैं, तो कभी एक दूसरे के पास आने से जो है स्ट्राइक करते हैं, दूर जाते हैं। इसके वजह से जो है हमारा अर्थक्वेक और वोल्कानो एसोसिएटेड है। तो जो हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इन द सेंस कि जो मैक्सिमम जो है प्लेट टेक्टोनिक जो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं वो हमारा एक मतलब एक बेल्ट है, उसको हम बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट चाहे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो उसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बीच में जो है हमारा इंडोनेशिया स्थित है। और इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो है वर्ल्ड की 90% जो एक्टिव वोल्कानो है, एक्टिव अर्थक्वेक है वो एसोसिएटेड है। और डेडली वोल्कानो भी जो है वर्ल्ड की जब से टॉप मोस्ट हाईएस्ट जो है वो भी जो है इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एक्टिव वोल्कानो, जो कि सुमात्रा से होकर के जावा से लेकर के लेसर सुंडा आइलैंड तक फैला हुआ है। इसी के अंतर्गत जो है मोलुका सी है, वेयर द रिसेंट अर्थक्वेक, जो अभी रिसेंट जो अर्थक्वेक हुआ है और यही मोलुका सी में ओरिजिनेट हुआ। इज हाईली एक्टिव टेक्टोनिक जोन इन इंडोनेशिया नॉर्थ रीजन। तो इंडोनेशिया के नॉर्थन रीजन में जो है सबसे स्थित है ये। इंडोनेशिया का अगर देखा जाए ग्लोबल और रीजनल रोल, तो जो इंडिया के द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड था, चाहे इंडिया ने जो है मेजर कंट्रीब्यूशन किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, उसका एक तरीके से फाउंडिंग मेंबर था इंडोनेशिया। फिर आसियान का मेंबर है 1967 से। और आसियान का जो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। और इंडोनेशिया कहाँ पे, जकार्ता कहाँ पे स्थित है, इसके जावा जो द्वीप है उस जावा द्वीप में स्थित है। क्योंकि ये जीके का भी क्वेश्चन है और हमेशा कहीं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है कि इंडोनेशिया का कैपिटल जो है उसके किस जो है आइलैंड पे स्थित है।
फिर इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का जो है फुल टाइम मेंबर जो बन गया था एट द 16th समिट जो हुआ था रसिया की लीडरशिप में काजान में। तो काजान में ब्रिक्स का फुल मेंबरशिप जो है इंडोनेशिया को दिया गया था। फिर मेंबर है इंडोनेशिया G20 का भी, और G20 का समिट जो 2022 में हुआ था वो बाली में, इंडोनेशिया के बाली शहर में मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर इंडोनेशिया जो है मेंबर ऑफ IONS इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम का भी मेंबर है। अब मैरीटाइम कोऑपरेशन है ये प्लेटफॉर्म फॉर कंसेप्चुलाइजेशन बाय इंडिया इन 2008 में। तो इंडिया के द्वारा 2008 में जो है इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम को जो है वो कंसेप्चुलाइज किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसका भी ये जो है इंडोनेशिया मेंबर है। और इस इंडोनेशिया का जो है ये लोकेशन है, इस मैप पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा घग्गर रिवर से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि जो घग्गर नदी के आसपास के जो कैचमेंट एरिया जो है उसके अंतर्गत जो विलेज आते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट किया है कि इस नदी के आसपास के जो गांव हैं उन पर कैंसर का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और इस कैंसर का रीजन वो बता रहे हैं कि जो घग्गर नदी का जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके चलते कैंसर हो रहा है। लेकिन जो डाटा और पुअर हेल्थ जो है केयर जो है मतलब उससे रिलेटेड जो डाटा है वो इस चीज़ को पुष्टि नहीं करते हैं, उसको कन्फर्मेशन नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि ये जब न्यूज़ में आ जाता है तो जियोग्राफिकल के परस्पेक्टिव से, UPSC के परस्पेक्टिव से, एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से इसका लोकेशन, इसका फ्लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो घग्गर रिवर के बारे में देखा जाए तो ये जो है एक इंटरमिटेंट रिवर है, मतलब इन द सेंस क्या है कि ये मानसून फेड रिवर है, न कि जो है हमेशा जो है सदाबहानी रिवर है। तो एक इंटरमिटेंट रिवर है, मानसून फेड रिवर है, नॉर्थन इंडिया की रिवर है। ओरिजिनेट कहाँ होती है ये दागसाई जो है शिवालिक हिल में, यहाँ वहाँ पे ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से, और एट अबाउट 1927 मीटर एलिवेशन, मतलब 1927 मीटर के एलिवेशन पे जो है ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिल दागसाई रेंज से, और फ्लो करती है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? कौशल्या, मारकंडा, सारस्वती, टांगरी और चौटांग रिवर जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये सब नदियाँ आकर के जो है इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा अटकामा डेजर्ट से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि अटकामा डेजर्ट का लोकेशन ऐसा है कि वो एक यूनिक कंडीशन प्रोवाइड करता है साइंटिस्टों के लिए। साइंटिस्ट जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को जो है पता करने के लिए जो है ऐसा लोकेशन देखते हैं कि जहाँ पर जो है शांति हो, पॉल्यूशन से फ्री हो, हाइट हो, और मतलब जो है क्लाइमेट जो है जो क्लाउड वगैरह से फ्री हो, आसमान जो है क्लियर हो। तो वैसे लोकेशन को जो है अटकामा डेजर्ट जो है वो मीट करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एस्ट्रोनॉमिकल जो प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप जो है उसको जो है अटकामा डेजर्ट जो है वो सपोर्ट करता है। अटकामा डेजर्ट का लोकेशन अगर देखा जाए तो ये चील में स्थित है। चील जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहाँ पर स्थित है, और वो स्ट्रेच करता है। अटकामा डेजर्ट जो है चील के साथ साथ जो है पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना में जो है स्प्रेड किया हुआ है। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट ऑन द अर्थ है। मतलब ड्राइएस्ट मतलब जो है बहुत रेयर, मतलब जो है सबसे कम मतलब ह्यूमिडिटी है, बारिश होती ही नहीं है। नॉन पोलर की बात क्यों की जा रही है कि देखिए जो हमारा साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, यहाँ पर भी बारिश बहुत कम होती है। ये भी एक वन टाइप एक तरीके से बहुत ही ड्राई होते हैं। तो नॉन पोलर लोकेशन के अलावा अगर अर्थ में जो है कोई सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है तो हमारा कौन सा है? ये अटकामा डेजर्ट है। और ये अटकामा डेजर्ट जो है पैसिफिक ओशियन इसके वेस्ट में पड़ता है और एंडीज माउंटेन जो है उसके ईस्ट में पड़ता है। और सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे मतलब जो है ड्राई होने की वजह से जो है 300 से ज़्यादा दिन तक जो है यहाँ पर क्लियर नाइट होती है। मतलब वहाँ पर कोई मतलब जो है चांद तारे वगैरह जो है पूरा क्लियरली विजिबल होते हैं, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। नो क्लाउड और नो रेन, मतलब जो भी अगर हमारा टेलीस्कोप वगैरह भी लगता है तो उसके विजिबिलिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। साइंटिस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है, एक तो ड्राई क्लाइमेट, साथ साथ जो है हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि एक चिल जो है जो माउंटेन है वहाँ पे अटकामा डेजर्ट के पास जो है वो भी एक मतलब जो है मतलब हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से एंडीज माउंटेन की, वो भी एक तरीके से इसको सपोर्ट करता है। फिर इंसुलेशन वगैरह जो मिलता है हमको, वो मतलब सनलाइट वगैरह का वो सफिशिएंट होता है। जो अर्बन लाइट पॉल्यूशन जो है वो फ्री होता है, वो हमारे चलते उसके चलते कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो इसके चलते अटकामा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर स्थित है। और साइंटिस्ट को हर साल जो है ये अट्रैक्ट करता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये अटकामा डेजर्ट से रिलेटेड हमारा मतलब जो है टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा लुजोन आइलैंड से रिलेटेड। कंटेक्स्ट किसका है कि चाइना ने अभी जो है मिलिट्री ड्रिल किया है लुजोन आइलैंड के आसपास के एरिया पे। लाइव फायर एक्सरसाइज जो है वाटर ऑफ द ईस्ट ऑफ द फिलीपींस लुजोन आइलैंड। लुजोन आइलैंड जो स्थित है कहाँ के? फिलीपींस में। ये जो है फिलीपींस का जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। ये लोकेट करता है नॉर्थ पार्ट ऑफ द फिलीपींस के जो फिलीपींस आर्किपेलागो है उसका नॉर्थन पार्ट में जो है लुजोन आइलैंड है। और ये बाउंड्री है इसकी फिलीपींस सी इसके ईस्ट में, सुबियन सी उसके साउथ में, और साउथ चाइना सी इसके वेस्ट में। और जो नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो लुजोन स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है लुजोन आइलैंड को और मेन ताइवान लैंड से। तो
लुजोन कहाँ पे स्थित है? हमारा फिलीपींस के अंतर्गत आता है। लुजोन स्ट्रेट जो है लुजोन और ताइवान को सेपरेट करता है, और इस पे जो है चाइना का नज़र है, उसने मिलिट्री डील किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मरीन हीट वेव से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, वो जब मरीन हीट वेव वाला जो एरिया होता है, जिस समुद्र में जो है ये मरीन हीट वेव जनरेट हुआ है, उस एरिया से ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर पास हो रहे हैं तो वो 60% मोर डेडली हो जा रहे हैं। डेडली का मतलब जो है $1 बिलियन डिजास्टर और ज़्यादा भी क्रिएट कर रहे हैं। रैपिड जो है इंटेंसिफिकेशन हो जा रहा है, ये जो है एक स्टडी में पाया गया है। तो मरीन हीट वेव क्या होता है? तो मरीन हीट वेव जो है एक तरीके का जो है प्रोलॉन्ग, मतलब लंबे समय तक जो है हाई टेम्परेचर बने रहना, टेम्परेचर का जो एवरेज हुआ करता था उससे ज़्यादा एनॉमलस सिचुएशन क्रिएट हो जाना। हाई ओशियन सरफेस टेम्परेचर की वजह से जो है किसी स्पेसिफिक रीजन में जो आता है और उसके चलते जो चेंजेस आ रहा है, उसी से संबंधित हमारी ये डिस्कशन है। मरीन हीट वेव्स जो है इसके 2 की पैरामीटर्स हैं। पहला कि ये ड्यूरेशन का, तो ये जो मरीन हीट वेव्स है जिस एरिया में जनरेट होता है वहाँ पर ये जो है सेवरल डेज तक जो है, चाहे सेवरल मंथ तक जो है वो जो है लास्ट करता है, रहता है। साथ साथ जो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मेजर्ड एज ए डेविएशन, मतलब जो है मरीन हीट वेव्स की इंटेंसिटी हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म सीजनल एवरेज जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा जो है ये इनॉमलस होता है और हाई होता है। तो इस चीज़ की मेजरमेंट के हिसाब से जो है हम मरीन हीट वेव जो है डिक्लेयर करते हैं। तो की ड्राइवर्स क्या है, मरीन हीट वेव्स इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है और इसके इतने नुकसानदायक चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो पहला तो रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। ओशियन जो है वो एब्जॉर्ब करता है मोर देन 90% ऑफ द एक्सेस एटमॉस्फेरिक हीट, जिसके चलते जो है रेजिंग बेसलाइन टेम्परेचर। अब जितना जितना एटमॉस्फेयर में, मतलब लैंड एरिया पे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतना ही ओशियन जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब उस एब्जॉर्बेशन की वजह से जो है खुद ओशियन का जो है बेसलाइन टेम्परेचर जो है वो राइज हो जा रहा है, ठीक है। फिर ओशियन करंट जो होते हैं, जो वार्म वाटर जो पुल होते हैं, वो शिफ्ट करते हैं कूलर रीजन की तरफ। तो जैसे कि मतलब दोनों के बीच के जो टेम्परेचर को जो है, चाहे हीट बैलेंस को एडजस्ट करने के चक्कर में ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन की बात की जाए तो हाई प्रेशर सिस्टम जो होता है, जबकि नॉर्थ पैसिफिक एरिया में वो हीट ट्रैप करता है, सरफेस हीट होता है उसको हाईली ट्रैप करता है, तो वो भी इसका एक कारण है। फिर जो मतलब जो है जो एक इवेंट्स होता है एल नीनो और ला नीनो, तो एल नीनो जो कि मतलब वार्मिंग से एसोसिएटेड है, तो ये पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर को एलिवेट करता है। और कहाँ पर पैसिफिक का जो है सी का सरफेस टेम्परेचर और सब सरफेस टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को एलिवेट करता है, जिससे कि जो है लार्जेस्ट रिकॉर्ड ऑफ मतलब मरीन हीट वेव जो है इसकी वजह से भी जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो ये रहा मरीन हीट वेव्स से का मतलब जो है किस लिए ओरिजिन होता है और उसका जो है मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन पर जो निगेटिवली इम्पेक्टेड हो रहा है, उससे संबंधित हमारा डिस्कशन। टॉपिक है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये मतलब कंसेप्ट जो है एक जियोग्राफिकल भी है और इन्वायरमेंटल भी है, क्लाइमेट चेंज से भी एसोसिएटेड हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। कंटेस्ट क्या है कि एक रिसर्च जो है अभी रिसेंटली किया गया है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ये AMOC जो है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। 1600 सालों से जो है ये मतलब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और इज मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस अ सीवियर शटडाउन और कोलैप्स देन प्रीवियस एस्टिमेटेड। एक्चुअल में ये है क्या चीज़, इसको जैसे यहाँ पे मैप दिया हुआ, इस मैप से समझते हैं। ये हमारा अटलांटिक ओशियन है और मतलब इसका नाम भी जो है AMOC जो है अटलांटिक ओशियन से एसोसिएटेड है ये। और ये आसपास हमारा ये आएगा इक्वेटर के आसपास का एरिया। तो ये जो अटलांटिक मेरिडियोनल ओशियन सर्कुलेशन जो है, यहाँ से जो है वार्म वाटर जो है इक्वेटर से सर्कुलेट करके जो है वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ जाता है और नॉर्थ पोल से जो है कोल्ड वाटर जो है वो आता है हमारे इक्वेटर की तरफ। और इस तरीके से जो है वार्म वाटर और जो कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन चलते रहता है और ये जो है एक तरीके से क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है। क्यों जो है यहाँ इक्वेटर से जो है वार्म वाटर जो है इधर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो क्योंकि ये जो गैस यहाँ पे जो वाटर है वो जो है हीट ज़्यादा रहता है, तो ये हीट जो है यहाँ पर जो है कोल्ड वाटर को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर जब ट्रांसफ़र करता है कोल्ड वाटर को, तो ये वाटर भी खुद ही कूल हो जाता है और साथ साथ जो है साल्टी होने की वजह से जो है ये सिंक हो जाता है। सिंक होने की वजह से फिर जब भारी हो जाता है, सिंक होने की वजह से फिर ये जो है साउथ की तरफ जो है वाटर ट्रेवल करता है। वार्म होने के बाद फिर सरफेस पे आता है, सरफेस पर हो जाने की वजह से फिर ये जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है। और इसका इस तरीके से जो है ये यहाँ ये जो पर्टिकुलरली एरिया है आर्कटिक ओशियन के आसपास का जो एरिया, खास करके ग्रीनलैंड, UK, नॉर्वे, यहाँ पर जो है क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है। और जिसको चलते हम ये भी बोलते हैं कि इस मतलब जो है इस सर्कुलेशन की वजह से जो है यहाँ पर जो है विंटर जो है वो माइल्ड होता है। सेम वही विंटर जहाँ पे कनाडा में जो है टोटल फ्रीजिंग होती है, यहाँ UK वगैरह में जो है माइल्ड विंटर होता है, बहुत इंजॉयबल विंटर होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि
ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चलते जो आर्कटिक ओशियन और यहाँ पे एसोसिएटेड जो आइस कैप वगैरह है वो तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। तेज़ी से मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सर्कुलेशन है और यहाँ पे जो एक्सट्रीम जो है कोल्ड मतलब जो है वार्म वाटर अपना जो है कोल्ड वाटर से हीट वगैरह जो एक्सचेंज करता था, उस हीट एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक तरीके से जो है क्लाइमेट डिजास्टर आने का जो है प्रोडक्शन किया गया है। तो ये हमारा जो है बेसिकली जो है कि अटलांटिक मेरिडियन ओवर टर्निंग सर्कुलेशन क्या है, एक लार्ज ओशन करंट है। मेरिडियनल इसमें क्यों बोला गया है, मेरिडियनल वर्ड इसलिए आया है कि ये थ्रू आउट मतलब ये हमारा जो है जो मेरिडियनी होता है, जो टाइमिंग से लेकर के जो है हम करते हैं, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ, चाहे जो है मतलब ग्रीनविच मीन टाइम हुआ, तो ये मेरिडियनल होता है। तो ये थ्रू आउट इसको भी पार करता है सर्कुलेशन, मतलब ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन है। तो एक तरीके से ये है लार्ज ओशन करंट सिस्टम है अटलांटिक ओशियन में, जिसमें वार्म वाटर जो है नॉर्थ की तरफ मूव करती है और कोल्ड डेंस वाटर जो है वो साउथ की तरफ मूव करती है, और ये कंटिन्यूस साइकिल बनता है। इट इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट, और एक तरीके से इसको हम कन्वेयर भी बेल्ट बोल भी सकते हैं। जैसे कि ये जो कन्वेयर बेल्ट टाइप का जो दिख रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है। एक फिक्स पाथ पे जो है ये वार्म वाटर और कोल्ड वाटर सरफेस पे और सब सरफेस एरिया पे मूव करते रहती हैं, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हीट और न्यूट्रिएंट्स जो है अक्रॉस दी वर्ल्ड्स ऑफ ओशियन। ये ट्रांसपोर्ट करती हैं वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स और इक्वेटर एरिया से लेकर के नॉर्थ हेमिस्फीयर में वार्म वाटर जाता है, और वहीं कूल्ड और सिंक जो होता है मतलब कूल्ड वाटर जो होता है वो जो है सिंक होने के बाद जो है साउथवर्ड की तरफ जो है वो शिफ्ट होता है। फ्रॉम द साउथ अटलांटिक ओशियन दिस वाटर स्प्रेड इनटू अदर ओशियन थ्रू द अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। तो ये जो है साउथ अटलांटिक ओशियन में जो है वाटर जो है चारों तरफ स्प्रेड होता है और अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट जो है के रूप में फॉर्मेशन होता है। अब ये वीक होता जा रहा है। वीक होने का कारण क्या है, जो टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो वार्मिंग हो रही है, उसके चलते टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके चलते रिड्यूस डेंसिटी जो है मतलब जो है वाटर की जो डेंसिटी है इस एरिया में जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। डेंसिटी रिड्यूस हो जाने की वजह से क्या होता है, स्लो डाउन जो होता है, स्लोइंग डाउन जो सिंक हो रहा था वो स्लो डाउन हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और इसके चलते जो है मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड का आइस शीट्स वगैरह जो है, चाहे आर्कटिक का जो आइस शीट्स है वो जो है मेल्ट होता जा रहा है। अब मेल्ट होने की वजह से जो है इंक्रीज रेनफॉल, डाइल्यूटेड सैलिनिटी, वीकनिंग डीप वाटर फॉर्मेशन। यहाँ पर जो है जब आइस शीट्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं तो उसके चलते जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो साल्टी अपीयरेंस हुआ करता था वहाँ के वाटर का वो रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि फ्रेश वाटर उसमें ऐड ऑन होता जा रहा है। फ्रेश वाटर के ऐड होने की वजह से जो है जो डीप वाटर फॉर्मेशन हो रहा था वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। स्टडी में ये भी शो किया गया है कि ये वीकनिंग जो है 1980 से जो है चल रहा है, लेकिन क्या है बीच में रुक जाता है क्योंकि जो नेचुरल ऑसिलेशन होता है उसकी वजह से। लेकिन क्या है एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन बेस्ड मानव के द्वारा जो है पॉल्यूशन हो रहा है वो जो है ड्राइव कर रहा है डोमिनेंट लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। इन द सेंस एएमओसी जो है वो फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक कारण है उसका। फिर अंटार्कटिक बॉटम वाटर इनफ्लो जो है वो रिड्यूस हो गया है लगभग 12%। 2000 से लेकर के 2020 के बीच में जो है ये बॉटम की तरफ जो सिंक हो रहा था पानी, उसका जो है सिंक होने का जो कैपेसिटी है चाहे इनफ्लो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। और वार्मिंग द डीप अटलांटिक एंड रेजिंग सी लेवल, और जो है डीप अटलांटिक जो है वो वार्म और जो है सी लेवल जो है वो राइज होता जा रहा है। अब इतना हो जाने की वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट इसका ये होगा जो रीजनल क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करेगा। जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एरिया है वो उसमें जो है कोल्ड विंटर और भी जो है वो बढ़ता जाएगा, वाटर रेनफॉल जो है वो डिसरप्ट होगा। अफ्रीका और साउथ एशिया में क्या है कि मानसून कमज़ोर हो जाएगा, ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाएगा। फिर सी लेवल के राइज होने की वजह से जो स्लोवर सर्कुलेशन जो है होगा उसके चलते सी लेवल और भी ज़्यादा राइज होगा, और यूएस और ईस्ट कोस्ट और ग्लोबली में जो है ये मतलब जो है कोस्टल एरिया की सिंक होने का भी जो है खतरा जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। फिर मेरीन इकोसिस्टम भी जो है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो फ्लो होते हैं वाटर के जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से और नॉर्थ और साउथ की मूवमेंट की वजह से जो न्यूट्रिएंट फ्लो हो रहा था, न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो भी जो है वो अल्टर हो जाएगा, जिससे जो है फिशरी जो है वो थ्रेटन करेंगे। फिर कार्बन साइकिल जो है वो भी रिड्यूस्ड कार्बन अपटेक बाई जो ओशियन जो है वो सबसे बड़ा जो है कार्बन का जो है मतलब एब्जॉर्बिंग एक कैंडिडेट माना जाता है, वो भी जो है रिड्यूस हो जाएगा, जिसके चलते जो है एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल और भी बढ़ने के आसार इसमें दिख रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को भी ये एक तरीके से इंड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा, जिसके चलते जो है हरिकेन, हीट वेव्स जो है ये भी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के जो मतलब जो है उम्मीद ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये भी जो है घटनाएँ होते रहेंगी। सजेशन इसमें क्या दिया गया है
बेसिकली इसका मतलब वीकनिंग होने का कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, इसको ही हमको अगर रिड्यूस कर देंगे तो हो सकता है कि इसको जो है हम इससे फाइट कर लें। तो अर्जेंट एमिशन रिडक्शन, बेटर मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसका जो है रिक्वायरमेंट है, जिसके चलते जो है हम इस टाइप को जो है इन्वायरमेंटल क्लाइमेट जो कोलेप्स हो रहा है उसको हम रोक सकें। इसके साथ ही जो है हमारा जो अप्रैल मंथ का 1 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में जो जियोग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर था उसको यहाँ पे हमने क्लोज किया। डिस्कशन हमारा जो है यहाँ पे एंड होता है। आई होप ये डिस्कशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच योर काइंड अटेंशन।